गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सांख्यिकीय में किसी भी सिस्टम की स्थूल अवस्था या मैक्रो स्टेट किसे कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पोजीशन स्पेस में या स्थिति आकाश में जब हमें किसी कण की या निकाय की स्थिति को बताना होता है तो हम उसके लिए निर्देशांकों से उसे व्यक्त करते हैं और वो निर्देशांकों का जो समूह होता है वो उस पार्टिकल की अवस्था को बताता है। इसी तरह से सांख्यिकीय में हम कला आकाश की बात करते हैं, जहाँ पर हम 6 निर्देशांक स्थापित करते हैं किसी भी सिस्टम की अवस्था को व्यक्त करने के लिए। जैसा कि हमने फेज स्पेस के लिए पढ़ा था कि 3 स्थिति निर्देशांक होंगे और 3 ही संवेग निर्देशांक होंगे, जिनके कॉम्बिनेशन से हम उस पार्टिकल की या उस निकाय की अवस्था को व्यक्त करेंगे। तो देखिए, स्थूल अवस्था क्या होती है? जब किसी भी सिस्टम को फेज स्पेस में हम व्यक्त करते हैं तो फेज स्पेस में हम कोष्ठिका की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, जिनमें पार्टिकल्स को व्यक्त करने के लिए कला बिंदु विद्यमान होते हैं। वे कला बिंदु हर एक पार्टिकल के संगत होते हैं और जब कला निर्देशाकाश की विभिन्न कोष्ठिकाओं में या जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें कला बिंदुओं का जो वितरण होता है या प्रत्येक कोष्ठिका में कला बिंदुओं की जो संख्या का समूह होता है, संख्या का समूह की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जब स्थूल अवस्था डिफाइन करते हैं तो स्थूल अवस्था डायरेक्टली कला बिंदुओं की संख्या पर निर्भर करती है और ये जो संख्याओं कला बिंदुओं की संख्याओं का जो स्पेसिफिकेशन होगा या उनका कॉम्बिनेशन होगा वही सिस्टम की मैक्रो स्टेट को भी परिभाषित करेगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वे गुण कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि केवल स्थूल अवस्था पर ही निर्भर करते हैं। उनके लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की जानकारी आवश्यक नहीं होती है। स्थूल अवस्था का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी सिस्टम के ऊपर दाब लगाते हैं तो दाब क्या होता है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। या हम कहें कि जब संख्या की हम बात करेंगे तो केवल वो पार्टिकल्स की या कला बिंदुओं की संख्या पर निर्भर करेगा कि पर इकाई कितनी संख्या पर प्रेशर लग रहा है या बल लगाया जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल स्थूल अवस्था के ऊपर निर्भर कर रही है। स्थूल अवस्था का फंक्शन होगी, ना कि सूक्ष्म अवस्था का। अगर हम इन कला बिंदुओं को भी स्पेसिफाई कर दें, अगर हम इन कला बिंदुओं का नाम रख दें और हम देखें कि कौन से कला बिंदु उस कोष्ठिका में स्थित हैं, तो वो जो जानकारी होगी, वो जो स्पेसिफिकेशन होगा, वो सूक्ष्म अवस्था कहलाएगी। जैसे हम बात करें कि किसी कोष्ठिका में दो कला बिंदु हैं, ए और बी, हमने उनको नाम दे दिया है और जो डिफरेंट टोटल कला बिंदु हैं उनका नाम हमने ए बी सी डी इस तरह अल्फाबेट से दिया है। अब हम कह रहे हैं कि किसी समय पर उस कोष्ठिका में ए बी दो कला बिंदु स्थित हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस कोष्ठिका में बी और डी कला बिंदु स्थित हैं। तो देखिए, ए बी और बी डी दो अलग अलग सूक्ष्म अवस्थाएं हो गई। स्थूल अवस्था तो अभी भी सेम है कि उस कोष्ठिका में दो ही कला बिंदु स्थित है, तो ये तो उसकी स्थूल अवस्था को बता रहा है। लेकिन हम अगर अंदर और डीपली बात करें तो अब हम देखेंगे कि कौन से कला बिंदु स्थित हैं। तो वो जो कौन सा वर्ड है, विच पार्टिकल्स या विच फेज पॉइंट्स, तो ये जो स्पेसिफिकेशन होगा, अब हमने उनको नाम दे दिया, लेकिन अगर अलग अलग कला बिंदु होंगे अलग अलग टाइम पर तो वो उनकी अलग अलग सूक्ष्म अवस्थाओं को व्यक्त करेंगे। देखिए डायग्राम में, जैसा कि 1 2 3 ये सब जो है ये तो है फेज सेल्स या कोष्ठिकाएं, और इनके अंदर जो
कला बिंदुओं की संख्या है वो n1, n2, n3, ni से दी जा रही है। पहली कोष्ठिका में n1 इक्वल्स टू 3 मतलब कि 3 कला बिंदु स्थित हैं। ये क्या हो गई, उसकी स्थूल अवस्था हो गई। इसी तरह दूसरी कोष्ठिका में n2 इक्वल्स टू 2 कला बिंदु स्थित हैं, ये उसकी स्थूल अवस्था हो गई। लेकिन अब हम पूछते हैं कि कौन से कला बिंदु स्थित हैं। तो देखिए फर्स्ट में AEP, अब मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि पहली जो कोष्ठिका है उसमें AEP बिंदु स्थित होंगे। तो अगर AEP से कोई चेंज होता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी सूक्ष्म अवस्था या माइक्रोस्टेट चेंज हो गई है। तो अलग अलग टाइम पर क्या होता है कि अगर सूक्ष्म अवस्थाएं ये पार्टिकल्स चेंज होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूविंग होते हैं और किसी टाइम पर आवश्यक नहीं कि सूक्ष्म अवस्थाएं हमेशा स्थिर ही रहेंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं चेंज होती रहेंगी। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है सूक्ष्म अवस्था में और स्थूल अवस्था में। जैसे ताश के पत्तों का बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि देखिए किसी के पास मान लीजिए हमने ताश के पत्ते वितरित करे और मान लीजिए कि एक खिलाड़ी के पास 4 हुकुम के पत्ते हैं, एक के पास 4 पान के पत्ते हैं, किसी के एक खिलाड़ी के पास 4 हुकुम के, 4 पान के, 2 ईंट के और 3 चिड़ी के पत्ते आते हैं। तो ये तो बता रहा है स्थूल अवस्था को। जब नंबरिंग जो होती है, क्वांटिटी जो होती है वो बताती है स्थूल अवस्था को। लेकिन अगर हम इनको फर्दर स्पेसिफाई करें कि कौन से 4 हुकुम के कौन से पाले पत्ते, तो अब हम बता रहे हैं कि A, K, J और 10 ये 4 हुकुम के पत्ते। तो हमने इसे फिक्स कर दिया, हमने इसे स्पेसिफाई कर दिया, विशिष्ट नाम दे दिया कि भाई A, K, J और 10 4 पत्ते हुकुम के आएंगे। तो अब ये जो होगी ये एक स्थूल अवस्था को सूक्ष्म अवस्था को बताएगा। इसी तरह से 4 पान के पत्ते थे, उनको हमने कह दिया Q, 9, 7 और 2। इसी तरह 2 ईंट के पत्ते K और 8, इसी तरह 2 चिड़ी के पत्ते, 3 चिड़ी के पत्ते हैं K, Q और J। तो ये जो नाम हमने इनको दिया है ये उनकी सूक्ष्म अवस्थाएं बताएंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक स्थूल अवस्था के संगत अनेक सूक्ष्म अवस्थाएं पॉसिबल हैं। कोई आवश्यक नहीं कि जो 2 ईंट के पत्ते हैं वो K और 8 ही हो सकता है उनकी जगह 10 और 5 हो सकता है उनकी जगह 2 और 3 हो। तो जितनी ताश होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसमें 2 के सेट, देखिए 2-2 के कितने सेट बन सकते हैं, तो बहुत सारे सेट पॉसिबल है। तो इस तरह से एक स्थूल अवस्था के संगत बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो सूक्ष्म अवस्थाओं के अंदर जो हमने स्पेसिफिकेशन किया है उन पैरामीटर्स या उन कोऑर्डिनेट्स में अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे मैंने K और 8 लिखा है, 2 ईंट के पत्ते हैं, तो ये जो सूक्ष्म अवस्था है इसको मैं 8 और K लिख दूं, मैं पहले 8 को लिख दूं और फिर K को लिख दूं, तो ये सेम होगी, ये एक ही अवस्था को निरूपित करेगा। तो ऑर्डर चेंज करने से अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखने की बात होगी। फिर देखिए एक और इसमें थ्योरी है कि सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभव होती हैं, सभी सूक्ष्म अवस्थाएं। तो अगर देखिए जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 4 पार्टिकल हैं, या इसको और इजी करते हैं, 2 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं ABC। हमने 3 को नाम दे दिया ABC। अब आपको 2 का सेट बनाना है, तो कितने सेट पॉसिबल है, AB, BC और CA, AB, BC और CA, 3 सेट संभव है। अब इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन तीनों को प्राप्त करने की या तीनों के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, समान होगी। कि जो 2 पार्टिकल रह रहे हैं एक स्थूल अवस्था में या एक कोष्ठिका में, तो ये तो हो गई उसकी स्थूल अवस्था। लेकिन कौन से 2 पार्टिकल रह रहे हैं, तो हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 3 तरह के सेट बन सकते हैं, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। AB एक साथ रहे, BC एक साथ रहे या CA एक साथ रहे। अब CA कह दीजिए या AC कह दीजिए, वो तो एक ही अवस्था को बताएगा। लेकिन जो ये तीनों पॉसिबिलिटीज को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी होगी, हम अगर कोई क्वेश्चन पूछे हमसे कि इन तीनों में से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है या सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके मिलने की, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि
इक्वली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी समान होती है, एक समान होती है। तो जिसमें देखिए अगर अगर हमें कोई सूक्ष्म अवस्था की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो अगर देखिए एक स्थूल अवस्था के संगत सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के मिलने की प्रोबेबिलिटी समान होती है, लेकिन सभी स्थूल अवस्थाओं में से जिसके संगत सबसे ज्यादा सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी उस स्थूल अवस्था के मिलने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होगी। तो ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये हुई कि एक स्थूल अवस्था या मैं कहूँ कि एक मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग सभी माइक्रो स्टेट्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सिमिलर होती है, सेम होती है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा स्थूल अवस्थाएं हैं तो कौन सी स्थूल अवस्था की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए मुझे क्या देखना है कि कौन सी स्थूल अवस्था के संगत सबसे ज़्यादा सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, वही स्थूल अवस्था मुझे सबसे ज़्यादा मिलेगी या सबसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की वो सर्वाधिक होगी। तो ये जो होती है ऊष्मागतिक प्रायिकता, इससे डिफाइन करेंगे हम कि ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है कि एक किसी स्थूल अवस्था के संगत उसकी कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ही क्या होती है, उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है कि दी हुई स्थूल अवस्था के संगत कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होती है और क्या कोई ऐसी विशेष स्थूल अवस्था है जिसके लिए यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो जिस स्थूल अवस्था के संगत सर्वाधिक सूक्ष्म अवस्थाएं पाई जाएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होगी। ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम W से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर I और J दो कोष्ठिकाएं ली हैं। I और J जैसा कि डायग्राम में देखिए I और J दो कोष्ठिकाएं हैं। ABCD 4 कला बिंदु हैं। कला बिंदुओं की जो संख्या है वो हमें इस तरह से लेनी है कि Ni की वैल्यू मुझे 3 लेनी है, मतलब कि ith जो सेल है उसमें मुझे 3 पार्टिकल्स फिल करने हैं। इसी तरह से jth जो कोष्ठिका है उसमें मुझे एक पार्टिकल फिल करना है। तो इस तरह से मैं इनका जो फिलिंग है वो इस तरह से कर सकती हूँ। देखिए Ni और Nj जो 3 1 का एग्जाम्पल है वो डायग्राम 2 में दिखाया गया है। और बाकी जो वितरण है वो इस तरह से हो सकता है कि पहली कोष्ठिका में मैं चारों पार्टिकल फिल कर दूं, Nj में कोई भी पार्टिकल नहीं रहे, मतलब जेथ कोष्ठिका में कोई भी पार्टिकल नहीं रखूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Ni का मान 3 हो, Nj का मान 1 हो, जिसे डायग्राम 2 में दिखाया गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि Ni का मान 2 हो, Nj का मान भी 2 हो। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि Ni की वैल्यू 1 हो, Nj की वैल्यू 3 हो। फिफ्थ पॉसिबिलिटी है Ni का मान 0 हो, Nj की वैल्यू 4 हो। 3 1 के लिए हमें यहाँ पे सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो J में आप ABCD 4 सेट हम बना सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली I में हम फिल कर देंगे। जब J में A है तो I में हो जाएगा BCD, J में B है तो I में हो जाएगा CDA, इसी तरह से C के साथ DAB और D के साथ ABC। तो आप देख सकते हैं कि इन अवस्थाओं में से प्रत्येक के संगत सामान्यतः सूक्ष्म अवस्थाओं की भिन्न भिन्न संख्या होती है। अब हमने एक विशिष्ट स्थूल अवस्था ले ली 3 1, उसके संगत सूक्ष्म अवस्थाएं 6.52 A में प्रदर्शित हैं। और ये देखिए टोटल कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं बन रही हैं, 4 सूक्ष्म अवस्थाएं बन रही हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई 3 1 के संगत उसका मान आ गया 4। इसी तरह से जब आप 4 0 की देखेंगे तो 4 0 की जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, ओनली 1। इसी तरह से जब 2 2 के लिए देखेंगे कि 2 पार्टिकल ith में है, 2 jth में है, तब टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या आती है 6। और 1 3 के लिए 3 1 की जैसे ही सेम आएगी 4 और 0 4 के लिए 1। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आती है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई, 2 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अर्थात ये हुआ कि ये जो है 2 2 वाली जो पॉसिबिलिटी होगी
ये हमें सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलेगी, अर्थात इसकी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो सर्वाधिक है। कितनी है? 6। ठीक है, तो ये जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है इसके लिए हम जो फॉर्मूला देते हैं दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो n है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। n कला बिंदु है हमारे पास, उनमें से हमने फर्स्ट कोष्टिका में n1 भरे तो n1 हो गया, सेकंड कोष्टिका में n2 भरे हैं, थर्ड कोष्टिका में n3 भरे हैं। तो ये जो सेट हम बनाएंगे, जो स्थूल अवस्था हम बनाएंगे कि n1 n2 n3 का कितना मान है, उसके फैक्टोरियल को नीचे मल्टीप्लाई करके और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है फैक्टोरियल में, उसको हम पाई से दिखा सकते हैं। जैसे समीशन होता है प्लस के लिए, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए पाई लिख देते हैं। पाई जो है वो 3.14 नहीं है, बल्कि क्या है? पाई जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ व्यक्त किया गया सिंबल होता है। जैसे समीशन होता है एडिशन के लिए, सबको कंबाइन करके हम समीशन लगा देते हैं, तो ऐसे ही कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या लेते हैं? पाई लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जैसे हम निकालना चाहते हैं, हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें पहले 4 मतलब ith में 4 है और jth सेल में 0 पार्टिकल है। तो उस स्थूल अवस्था के लिए W की वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें हम लिखेंगे टोटल पार्टिकल्स कितने थे, फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 4 आएगा अपॉन n1 में ni का मान 4 फैक्टोरियल 4 हो गया और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर W की मान आ गया 1। इसी तरह 3 1 के लिए जब हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो ये मान आया 4। जैसा कि हमने देखा कि 4 पॉसिबिलिटी संभव है। इसी तरह से 2 2 के लिए जब हम निकालेंगे तो इसका मान आएगा 6 एंड देन 4 एंड देन 1। तो अधिकतम प्रायिकता की जो स्थूल अवस्था है वो कौन सी हुई? जब दोनों सेल्स में दो दो कला बिंदु स्थित हैं। 5 स्थूल अवस्था के संगत कुल कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होगी? 16 संभव सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। अब चूंकि क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि जो कला बिंदु होते हैं, जो पार्टिकल्स के संगत हैं, वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं है बल्कि मूव करते रहते हैं। तो एक के पश्चात दूसरी सूक्ष्म अवस्था प्रकट होती रहती है, मतलब समय के साथ सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या सेम नहीं रहेगी, किसी कोशिका में कम हो जाएगी, किसी में ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। तो क्या होता है कि समान आवृत्ति से प्रकट होती है, तो पहली और पांचवी स्थूल अवस्थाएं प्रत्येक कुल समय के 1/16वें भाग के लिए होगी, क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है और 1 के लिए टोटल कितनी है? 16, तो 1/16। इसी तरह जो सेकंड है 3 1 वाली या 1 3 वाली, वो कितनी हो जाएगी? 4/16 समय के लिए, तो ये हो गया 1/4 टाइम के लिए हमें ये दिखेगी। इसी तरह जो 2 2 वाली स्थूल अवस्था होगी वो दिखेगी हमें 6/16, दैट मीन 3/8 समय के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो दिखती है वो दिखती है 2/2 वाली 3/8 समय के लिए, वो सर्वाधिक प्रेक्षित होती है, इसलिए वो मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट हो गई हमारी। तो इस तरह से हम बात करते हैं इनकी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आगे कि जो संवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन हम देते हैं, तो उसका मान डिराइव करेंगे हम, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।